तो हम लोगों ने अभी तक इक्विलिब्रियम की बातें कर ली हैं, है ना। और हम बात करने वाले हैं ठीक, एक बात करने वाला हूं मैं आगे थ्रेड की, इसके क्वेश्चन आए हैं। तो थ्रेड के साथ चार्ज के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो एक तो ये बनेगा कि एक ही जगह से सिल्क थ्रेड मतलब नॉन कंडक्टिंग थ्रेड से जुड़ा हुआ है दो चार्ज, एक ही जगह से दोनों हैंग किया जाए। और कभी कभी ऐसा भी बन जाता है, दो अलग अलग जगह से हमने हैंग करा दिया और दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए। तो एक क्वेश्चन ये बन गया, सही। तो इसमें क्या है भाई, मैंने कहा ये चैप्टर अलग से कोई टॉपिक थोड़ी है, ये तो सिंपल सा क्या है, फिर से न्यूटन्स लॉ है। तो ये बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में, ये भी किस में, इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सारे फोर्स बैलेंस होते हैं। तो सारे फोर्स बैलेंस होते हैं, नीचे कौन, इधर कौन, और ये एक दूसरे का रिपल्सन, काम खत्म, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है कि नहीं। यहाँ पे भी कौन है, इधर कौन, इधर कौन, और इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, डिफरेंट चार्ज होगा तभी होगा, बस खत्म। सुन लेना, इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो स्टार्ट तो यहीं से होगा, टी का कॉस थीटा और टी का साइन थीटा। तो अगर ये वर्टिकल से थीटा एंगल बनाए तो ये भी वर्टिकल से कितना बनाएगा, थीटा। तो टी का कॉस थीटा किसके बराबर है बच्चों, mg के बराबर, और टी का साइन थीटा किसके बराबर है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर। इससे तुम्हें हमेशा ये टी पूछे तो ठीक है, स्क्वायर करके जोड़, नहीं टी नहीं पूछे, थीटा उठा के बारे में बात करें तो tan थीटा इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन mg। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बनता है। अब इसमें दिक्कत कहां होती है वो देखना, ये जो tan थीटा है उसमें कई बार ये डिस्टेंस दिया रहता है और ये डिस्टेंस दे रखा होता है, तब तक तो ठीक है चलेगा। लेकिन अंतर देखना जरा, एक बार फिर से tan थीटा इक्वल टू देखना जरा, अगर ये डिस्टेंस लेट 2x है और ये डिस्टेंस कितना है, ये tan थीटा में दिक्कत कहां आने वाली वो देखना। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना बच्चों, तो परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है कि नहीं, अंडर, यही ना। तो इसमें प्रॉब्लम कहां पे है बताओ, देखो देख रहे हो ना, खतरनाक थोड़ा कैलकुलेशन हो गया। और वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या आएगा, k q स्क्वायर, दोनों में चार्ज q स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2r का स्क्वायर है कि नहीं। तो 4 और r स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इनटू mg। देखो ये x इधर आके क्या हो गया, x क्यूब, यानी x क्यूब बना। अब ये प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि अगर x के बारे में बात करें तो यहां से दिक्कत होने वाली है। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन में क्या कर देता है कि x इज वेरी वेरी लेस देन, या बोल देगा थीटा इज वेरी स्मॉल। ऐसा बोल के चीजों को क्या करता है, तुम्हारे लिए आसान बनाता है। ये तुम्हारे लिए आसान बनाता है चीजों को, सही है। तो ये चीजों को आसान बनाने के लिए ऐसा कर देगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, रूट से l कट के l बचेगा। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया, अब ये क्वेश्चन आसान हो गया, समझे क्या, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो तुम ये ध्यान रखना, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन, तब ये कोई प्रॉब्लम, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन, तब ये बात, कोई कंफ्यूजन हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहां पे भी कोई अंतर नहीं, सेम, कोई डिफरेंस नहीं, बस टी का कॉस थीटा टी का साइन थीटा, वही कोई अंतर नहीं आएगा, सेम रिजल्ट आएगा, क्लियर। अब इसमें छोटे मोटे चेंजेस कैसे करता है, जैसे एक क्वेश्चन तुम्हारी पता नहीं कैसे दिया, बहुत टफ है, लेकिन उसने क्या बोला कि इफ, एक क्वेश्चन क्या आया है देखना,
if rate of leakage of charge is constant, then velocity will depend on displacement as x की क्या पावर ऐसे फाइंड है। ये मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि इरडोव का क्वेश्चन है, लेकिन मेडिकल में आया है तो पहले का आया है, लेकिन टफ नहीं है। लेकिन पहला दिक्कत कहाँ पे होती है, बच्चा पहले तो ये लिखे, फिर ये लिखे, फिर एग्जाम्पशन ले, ये लिखे, और उसके बाद अब इसका यूज करें। ये क्या है, क्यू का टी के साथ वेरिएशन, और ये भी क्या है, डिस्टेंस का, हाँ एक्स का टी के साथ, डिस्टेंस का टी के साथ वेरिएशन। इसका मतलब ये कब निकलेगा दोनों में रिलेशन, जब टी के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स क्यूब का कितना, नहीं कैसे डिफरेंशिएट करें वो देखना। अब ये भी दिक्कत है। अच्छा ये बोल रहा है कि डी क्यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट है और v और n में रिलेशन पूछा है, तो अब क्यू नहीं आना चाहिए, क्यू आ जाएगा तो वो वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि चार्ज लीक कर रहा है, सही है ना। तो लीक कर रहा है तो क्यू नहीं आना चाहिए, और क्यू कब नहीं आएगा, जब ये स्क्वायर हटेगा, क्योंकि स्क्वायर रहेगा तो डिफरेंशिएट तो 2q dq by dt आ जाएगा और q बच जाएगा वहां पे। तो प्रॉब्लम देख रहे हो कहां लेवल पे, यानी ये क्वेश्चन मैं क्यों कर रहा हूं तुम्हारे में कैसे आ गया, क्यों एक स्टेप पहले तो tan की वैल्यू निकालना, दूसरा स्टेप assumption लेना, तीसरा स्टेप ये जो दिया है इसका यूज करना। तुम्हारे दिमाग में आएगा तभी ना जब तुम समझ पाओगे कि इसको डिफरेंशिएट करके करना पड़ेगा, यानी इसका यूज करने के लिए तुम इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करोगे। और चौथा, डिफरेंशिएट करते समय इस बात का ध्यान रखना कि क्यू नहीं बचना चाहिए, तभी हम प्रोपोर्शनैलिटी की बात कर सकते हैं, नहीं तो क्यू तो वेरिएबल है, प्रोपोर्शनैलिटी की बात नहीं कर सकते। समझ गए, इसका मतलब ये 4 लेवल का क्वेश्चन है कि dq by dt कांस्टेंट है, इस चीज का यूज करना, और ये तभी यूज हो सकता है जब q वहां पे सिंगल पावर का हो, तभी dq by dt आएगा। अगर q डबल पावर का है तो 2q dq by dt आ जाएगा, और q वहां पे बच जाएगा जो चीजों को क्या करेगा, वेरिएबल बना देगा, जबकि वहां पे प्रोपोर्शनैलिटी की बात। तुम समझ गए दिक्कत कहां है। तो इस टाइप से छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक, कोई कंफ्यूजन। ये तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या करके, रूट लेके, क्या करके, रूट लेने से यहाँ पे क्यों बच जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, x की पावर बच्चों 3/2 इक्वल टू k l बाई 4mg रूट में, और ये क्यू है ना। अब डिफरेंशिएट करो तो पावर सामने, पावर में एक कम, dq बाई dx बाई dt इक्वल टू ये कांस्टेंट dq बाई dt, सही है। चलो ठीक है, ठीक है, ओके, सही है ना बच्चों। अब कह सकते हो ये कांस्टेंट है, और जब ये कांस्टेंट है तो ये कौन है, वेलोसिटी, यही चाहिए थी, बाकी सब क्या है कांस्टेंट, इसको छोड़ के, यानी प्रोपोर्शनल टू ये नीचे जाएगा और ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर, ये हमारा आंसर है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो ये क्वेश्चन नीट में कैसे आ गया मुझे नहीं पता, पुराना है, लेकिन तुम समझ रहे हो ये क्वेश्चन टफ क्यों बोला जाता है। कोई क्वेश्चन टफ और आसान कब बोला जाता है, जब एक स्टेप की बजाय कई स्टेप में उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ गए, कर लोगे ऐसा आएगा तो। जनरली तुम्हारे में एक स्टेप के क्वेश्चन आते हैं, एक स्टेप, मैंने कहा ना, इवन रोटेशन हमने पढ़ा है वहां पे भी F net इक्वल टू ma, टॉर्क इक्वल टू अल्फा और a इक्वल टू r अल्फा में केवल एक आता है, टॉर्क इक्वल टू नहीं तो 3 स्टेप के हो गए ना। लेकिन ये तो वैसे क्वेश्चन जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी फिलहाल तभी हो गया, ये समझ में आ गया। इसके अलावा छोटा मोटा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, tan थीटा इक्वल टू कितना था, F इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन यही आता ना। ये एक बार हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्या है। उसके बाद क्या बोल रहा है, सिस्टम इज डिप्ड इन वाटर। तो वाटर में डिप करने के बाद एंड एंगल डज नॉट चेंज, एंगल चेंज नहीं होता है। तो अगर चेंज नहीं होता तो अब क्या होगा, देन कौन बताएगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू, पानी में डूबने से क्या क्या चेंज हो जाएगा बताओ। बोलो, बोलो।
ये क्लास ऐसे नहीं है ना, ये क्लास जल्दी से बताना। बताओ इलेक्ट्रिसिटी फोर्स चेंज होगा कितने टाइम? के टाइम। और क्या चेंज हो जाएगा? दो चीज आ जाएगी, है ना? ओके, तो tan थीटा की जगह पे मैं दो चीज आएगी, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वही अपॉन की आ जाएगा, एक चेंज, और दूसरा चेंज mg माइनस, ये दो चेंज आएगा। अब उसने बोला रिलेटिव डेंसिटी बोल दिया या कुछ भी पूछ दिया, रिलेटिव डेंसिटी पूछ दिया या डेंसिटी पूछ दिया, कुछ भी बोल दिया, है ना? समझ गए? तो ये इक्वेशन 1 बना, और ये चेंज होने के बाद इक्वेशन 2 बना, और दोनों से हम क्या गायब कर दें? क्योंकि tan की वैल्यू नहीं दे रखी है, उसने बोला थीटा सेम रहता है, तो tan की वैल्यू थोड़ी दे रखी है, तो ये तो अननोन ही है ना, तो क्या कर दो? एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कट गया, बहुत ही सिंपल सा। देखना जरा, तो क्या बचा बच्चों? mg विल बी इक्वल टू k mg माइनस, एकदम सिंपल। मैं तो कहूंगा ये रट डालो तो ठीक है, कई बार आ सकता है ये, तो इसको नीचे ले जाओ, k को नीचे, तो 1/k विल बी इक्वल टू, बोलो 1 माइनस बाय अपॉन mg, है ना? और 1 माइनस बाय अपॉन mg मतलब 1 माइनस बाय वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g, और mg वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ मेटल इनटू g। दो चीज कट गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ओवर डेंसिटी ऑफ, ये बच गया, जो कि 1 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी है। 1 अपॉन क्या है? इसको एक और कौन सी चीज कहते हैं? तुम पूछ रहे थे उस दिन सर से, बोलो एक चीज और, क्या नाम है इसका? स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या नाम है? रिलेटिव डेंसिटी को कई बार स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। समझ गए? तो इसका ज्यादा आसान तरीका क्या हो गया रटने का? बोलो 1 अपॉन k प्लस 1 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू 1। ये ज्यादा आसान है रटा। अगर एंगल अनचेंज रहता है तो, एंगल अनचेंज रहता है तो दोनों का सम 1 होगा, ठीक है? तो इस टाइप का क्वेश्चन। और क्या क्वेश्चन आता है इसमें? ये दो मास है, अच्छा इस पे Q है, इस पे चार्ज Q है, तो दोनों का एंगल थीटा थीटा है, और मास भी m है, ये भी m है, ठीक? तो अब चेंजेस देखो, ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों का इक्वल, शुरू में Q1 इक्वल टू Q2 है, तो Q1 इक्वल टू Q2 है, तो क्या रिजल्ट है? θ1 इक्वल टू θ2 है। या दूसरा चीज और देख लो, m1 इक्वल टू m2 है, तो θ1 विल इक्वल टू θ2। तो अब मुझे बताओ, ये Q1 ग्रेटर देन Q2 कर दिया, लेकिन मास सेम रखा, तो थीटा के बारे में क्या कह सकते हैं? सेम है, बहुत बढ़िया, ये भी सेम रहेगा। अच्छा, चार्ज भले ही बड़ा या छोटा कर दिया या इक्वल रखा, यहां पे चेंज कर दिया, क्या? m1 ग्रेटर देन m2, तो m1 भारी हो गया, m1 भारी हो गया तो क्या होगा? ये m1 है, m2 है, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो θ1 क्या हो जाएगा? कम, तो θ2 कर लोगे ये सब, यानी जो मास ज्यादा उतना एंगल कम। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन और आ जाएंगे तो कर लोगे इसमें, ये छोटे मोटे क्वेश्चन आते रहते हैं ऐसे कम, ठीक है? अब क्या बच गया? और क्या बच गया इसमें? बताओ और क्या रहेगा इसमें? कैसे क्वेश्चन? एसएचएम के, एसएचएम के क्वेश्चन कैसे रहेंगे? दो क्वेश्चन बनते हैं एसएचएम के, दो चार्ज पार्टिकल है, और उसमें एक तीसरा चार्ज नेगेटिव चार्ज यहां पर रख के ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, या दो नेगेटिव चार्ज है और तीसरा चार्ज यहां रख के पॉजिटिव ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, है ना? ये दो क्वेश्चन बने। और तीसरा क्वेश्चन जो बनता है वो थोड़ा आगे का है, लेकिन यहाँ पे बता दूं क्योंकि हम यहाँ पे हैं तो काम खत्म करें। 12th रहता तो साढ़े नहीं बता पाता, डिराइव करना पड़ता, सही? तो ये और एसएम में कंडीशन वही है, क्या? डिस्प्लेस द मास, मास को क्या करो? रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस, फाइंड अनबैलेंस फोर्स एंड एक्सेलरेशन निकाल के कंपेयर करो, यही ना स्टेप है? स्टेप तो वही है। तो डिस्प्लेस कर दिया मैंने मास को, डिस्प्लेस कर दिया। ये डिस्टेंस कितना बच्चों? L। कितना डिस्टेंस है? L। ये भी कितना है? L।
तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, और ये भी क्या करेगा, तो इनका एक रिजल्टेंट आएगा ना नीचे की तरफ। मान लो ये एंगल कितना है थीटा और ये फोर्स एफ है, तो ये भी कितना होगा एफ। क्यों बच्चों, एक कर देता हूँ दूसरा अपना कर देना ना। चलो तो क्या बोल रहे हैं, ये एफ की जगह तो एफ का इधर क्या हो जाएगा साइन, इधर का भी क्या हो जाएगा, तो एफ रिस्टोरिंग, ये एचएम का डिवीजन है एक तरह से। एफ रिस्टोरिंग कितना हो जाएगा 2f का साइन थीटा माइनस टाइम्स क्यू, डिस्प्लेस ऊपर है तो जा रहा है नीचे, तो -2। एफ कितना है बच्चों, k q अपॉन क्या, x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, इनटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन, नहीं हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन, हाँ सॉरी हाइपोटेन्यूज, यस, x अपॉन x, हाँ यही चीज ना, x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का। कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों, लेकिन क्या ये SHM है, -2kq अपॉन l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। क्या ये SHM है, f नेट इक्वल टू m है ना, m से डिवाइड कर दो, x से आएगा ना, तो m से डिवाइड कर दिया। क्या ये SHM है, नहीं SHM नहीं है। SHM के लिए ये x का मल्टीपल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। SHM के लिए x का मल्टीपल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन ये कांस्टेंट है क्या, इट इज नॉट SHM बट इट इज पीरियोडिक। पीरियोडिक क्या है, ये पीरियोडिक है लेकिन SHM नहीं है। और अगर ये पीरियोडिक है तो अभी SHM नॉट SHM, नॉट SHM। स्टेबल है, ये पीरियोडिक बोल सकते हो लेकिन HM नहीं बोल सकते, क्योंकि HM के लिए फोर्स या एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू x होना चाहिए, वन पावर, सिंगल पावर ऑफ x होना चाहिए। पक्का बोलो बच्चों, तो कितना हो जाएगा, अगर x बहुत छोटा आ जाए किससे, x बहुत छोटा आ जाए किससे, तो क्या होगा, a इक्वल टू अब हो जाएगा माइनस, तब नेगलेक्ट कर दोगे ना इसको, तो हो जाएगा 2kq अपॉन LQ, है ना, स्क्वायर हट जाएगा, ये हट जाएगा, L स्क्वायर से ये कट जाएगा, T बचेगा, M बचेगा, बचेगा ना, इनटू x। अब देखो ये टाइम पीरियड ओमेगा हो गया, टाइम पीरियड निकल जाए। पक्का, मैं मान के चल रहा हूँ कि दूसरा जो है तुम समझ जाओगे। ऐसे ही आंसर आता है मेरे ख्याल से, यहाँ पे 2 की जगह पे 4 आता है। 2 की जगह पे क्या आता है 4, क्योंकि ऐसे करने पे थोड़ा तेजी से वाइब्रेट करता है, यहाँ पे थोड़ा धीरे करता है, तो ये 2 आता है, तो टाइम पीरियड कम हो जाता है। समझ गए, आंसर यही आएगा, यहाँ पे 2 की जगह क्या आएगा 4। क्लियर है, तरीका समझ में आया, हो गया। इसमें तो तुम जानते हो ये चार्ज कितना है Q, यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रख दिया कितना -Q, ये रिंग उसको अट्रैक्ट कर रही है, तो इसमें फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे चारों तरफ लगेगा ना, लेकिन रिजल्टेंट तो अंदर रहेगा, और कितना रहेगा तुम जानते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू Q इंटू E, Q इंटू, और ये क्या है KQ अपॉन X अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। क्या ये SHM है, एक्सप्रेशन निकालने के लिए बाद में मास से डिवाइड कर दो। क्या ये SHM है, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, x के अलावा बाकी सब कांस्टेंट होना चाहिए, तो नॉट ए SHM, इसमें SHM नहीं है। बट इफ x इज वेरी वेरी लेस देन l, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, x कैन बी नेग्लेक्टेड, x कैन बी नेग्लेक्टेड, है ना, और x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि तब हो जाएगा a इक्वल टू -KQ x अपॉन R क्यूब ना हो जाएगा। तो ये उससे अलग थोड़ी है, देखो ना, देखो ना, बस नंबर में अलग है, बाकी तो वही है ना, तो डायमेंशनली सब सेम ही है। क्या अंतर में आ रहा है बस, तो कोई एक याद रहेगा, तो थोड़ा नंबर का इधर उधर करके तुम देखो उसको, SHM के कोई भी क्वेश्चन इधर से आएंगे तो हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या टॉपिक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या है ये, ज्यादा क्वेश्चन कहाँ का आता है बच्चों, ग्रेविटेशन में,
यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिलेशन और ये दोनों पैरेलल में चलते हैं ना। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात मैं कर रहा हूँ। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ, तो कैसा डायनेमिक इक्विलिब्रियम? एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का बन जाता है। चलो, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और दोनों एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। तो बोलने के लिए एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, एक्चुअल में किसका चक्कर लगाते हैं? एक सेंटर ऑफ मास, किसका चक्कर लगाते हैं? हाँ, तो ये जो भी करेगा, पॉइंट मास है मान लो, तो किसका चक्कर लगाएंगे? सेंटर ऑफ मास, याद रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास कहीं तो होगा, एक भारी एक हल्का है, तो कहीं तो सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे, तो ये अपना एक चक्कर लगाएगा अगर इस सर्किल में, तो ये उसके उल्टा चक्कर लगाएगा, है ना, यानी ये उल्टा कह रहा हूं, ऐसे चलेगा ना। तो ये इस पे रहेगा, तो ये यहाँ रहेगा ऐसे। तो ये किसका चक्कर लगाते हैं? सेंटर ऑफ मास। पहला पॉइंट ये हो गया। अब बताओ, ये हो गया। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कौन सा? ये वाला कि ये वाला? पूरा वाला कि ये वाला? पूरा वाला, क्योंकि चाहते। ओके, यानी ये डिस्टेंस अगर L है और ये कितना बच्चों? R1 और ये कितना है? R2। तो L R1 प्लस R2 होगा। तो हमारा जो फोर्स लग रहा है, यानी जो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, वो फोर्स कौन सा है? K Q है ना, अपॉन R1 प्लस R2 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। यही क्या देगा उसको? सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। ये क्या देगा? कितना? M V M R ओमेगा स्क्वायर ज्यादा अच्छा काम आता है क्योंकि हमें टाइम पीरियड से मतलब है ना बच्चों। तो M R कौन सी की बात कर रही है? किस पे फोर्स की बात कर रहे हैं? जिससे भी बात करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लो इसकी बात कर रहे हैं, तो इस पे ये फोर्स है, इस पे भी उतना ही फोर्स होगा ना, तो ये तो सेम होगा। लेकिन जब इसके बारे में बात करें तो ये फोर्स इसको सेंट्रीपिटल कैसे देगा? M2 है ना, R2 ओमेगा स्क्वायर, है कि नहीं? अच्छा, और यही किसके बराबर होगा? M1 R1 ओमेगा स्क्वायर। देखो ओमेगा में 1 2 क्यों नहीं लिखा है मैंने? देखो नहीं, फिर से बोलो। नहीं, ओमेगा सेम है। ओमेगा क्या है? जब ये एक चक्कर मारेगा तो ये भी उतने में एक चक्कर मारेगा। तो ओमेगा क्या है दोनों का? इसलिए ओमेगा 1 ओमेगा 2 नहीं करना है। वेलोसिटी होती तो कर देते, v1 v2 mv स्क्वायर बाई r 1 का mv स्क्वायर बाई r 2 का, इसलिए मैंने ओमेगा लिखा, थोड़ा आसान रहता। समझ गए? तो ओमेगा सेम क्यों रहेगा? एक चक्कर देखो अपोजिट होगा ना भाई, सेंटर मास बीचों बीच होगा, एक इधर है तो एक दूसरा इधर होगा। सेंटर मास ऐसे घूमेगा, है ना, सेंटर मास के चारों ऐसे घूमेगा। तो एक जब चक्कर लगा लेगा तो साथ साथ दूसरा भी चक्कर लगा रहेगा, तो एक साथ चक्कर लगाएगा, यानी ओमेगा दोनों का क्या रहेगा? सेम। पक्का डायनामिक इक्विलिब्रियम का पहला क्वेश्चन समझ में आया? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? अब जो पूछ ले देखो। अच्छा, खास बात किस पे है? जल्दीबाजी में बच्चे R1 R2 की बजाय पूरा R ही देखते रहते हैं। नहीं, देखो जरा क्या है सही। तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया क्या बोलना चाहता हूं, है ना? क्या मैं आंसर निकालता हूं? एक बार कर लेते हैं। जो ही नहीं की जनरल है, ठीक है, जनरल होता तो होता, ठीक हो गया, समझ में आ गया। लेकिन इसके अलावा ग्रेविटेशन में ये बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा बस, है ना, बड़ा वाला करा देता हूँ। स्क्वायर का तुम कर लेना, ट्रायंगल का तुम कर लेना। होने के लिए ट्रायंगल स्क्वायर में मैं हेक्सागन का कर लेता हूँ। हेक्सागन के सभी कॉर्नर पे लेट इक्वल मास है। कितने मास हैं? सभी कॉर्नर पे मास है, ध्यान रखना, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। और सब के सब एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, मतलब एक दूसरे का चक्कर नहीं लगाते बल्कि सेंटर ऑफ मास का चक्कर लगाते हैं, यानी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो ये तभी होगा जब इस पे लगने वाला फोर्स, किसी एक पे लगने वाला फोर्स उसके सेंट्रीपिटल फोर्स में पूरा पूरा यूज हो जाए, मतलब एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स यूज हो जाए। क्योंकि अगर यूज नहीं होगा तो ये भाग जाएगा फिर, या तो अंदर या बाहर। समझ गए? अच्छा, और तुम कल जानते हो कि ये फोर्स कितना था बच्चों? F। ये भी कितना था? F।
मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सभी बच्चे ये जानते हैं कि ये कितना होगा f/3। L√3 होता है ना, तो नीचे L√3 का स्क्वायर आएगा तो 3। ये भी कितना होगा f/3, और ये कितना होगा 2f, नहीं f/4, f/4, ये 4 से f/4। सबको याद है क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है 2f, तो 12 का स्क्वायर कर दोगे तो 4 आ जाएगा नीचे, पक्का। ये f एक दूसरे कितने एंगल पे है 120 दो इक्वल फोर्स 120 एंगल पे तो 2f cos θ/2, तो 2f cos 120/2 cos 60 होता है 1/2, 2 से 2 कट गया f बचा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना बचा उस पे f बचा। अच्छा, दो फोर्स f/3 60 पे है तो f/3√3 कितना f/√3 लिख लेता हूँ f/3√3 और तीसरा फोर्स f/4 है ना, यही तीन फोर्स लग रहा है और ये नेट फोर्स है पूरे सिस्टम का इसके ऊपर है ना। अब ये फोर्स अगर किस पे यूज हो जाए सेंट्रीपिटल पे तो फिर जैसा है वैसा चलता रहेगा, नहीं यूज हो तो अंदर आ जाएगा और ज्यादा तेज भाग रहा है तो बाहर भाग जाएगा। तो ये नेट फोर्स जो उस पे लग रहा है वो लग रहा है कौन f/√3 plus f plus f/4 and must be used in centripetal as a centripetal force, that is m। इसका मास कितना है m, r कितना है जितना साइड लेंथ है क्योंकि उतना ही होता है ना, तो m r ओमेगा स्क्वायर कर लोगे बच्चों, f की वैल्यू k/1 q2 अपॉन r स्क्वायर या k/2 अपॉन r l स्क्वायर रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। f कितना है वो भी एक f कितना है, ये f कितना है f, सारे चार्ज क्यों है ना सेम है ना, सारे चार्ज क्या है सेम, तो k/2 अपॉन l स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम समझ गए बच्चों। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक नाम क्यों है क्योंकि चल रहा है ना, इक्विलिब्रियम नाम क्यों है क्योंकि उसके बाद भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, सही ना, कांस्टेंट स्पीड से चलता चल रहा है, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम याद रहेगा। और कौन सा टाइप बचा था, मेरे ख्याल से तो और कोई टाइप नहीं बचा है, लोगों ने क्या क्या टाइप पढ़ा था बोला था, नेट फोर्स हो गया, नेट फोर्स तो कॉमन है, मैक्सिमम फोर्स मैक्सिमम नहीं बताया, दो रिजल्ट है बता देता हूँ, इक्विलिब्रियम हो गया एक सिंगल चार्ज का और सिस्टम का, थ्रेड प्रॉब्लम हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम एसटीआर वाला हो गया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो गया, क्या बचा है मैक्सिमम फोर्स। बस दो रिजल्ट और याद कर लो, काम खत्म। उसको तो रट ही डालो क्योंकि वहां पे बैठ के हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको पूरे को सॉल्व करें ना, तो काम खत्म करते हैं। कुछ ज्यादा एक्सटेंडेड पढ़ा रहा हूँ, टाइम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल तो आ रहा है ना, पोटेंशियल नहीं आता फील्ड आता है, तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और क्या बना, मैंने क्या बच्चा मैंने कहा मैक्सिमम। तो बच्चों ऐसे देखो, जैसे ये रही है, ये क्यों है। अब तुम जानते हो कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड या सेंटर पे फोर्स कितना होता है अगर चार्ज रखोगे तो 0 और इन्फिनिटी पे तो 0 होना ही। तो कोई भी क्वांटिटी जो है जो यहाँ पे भी 0 है इन्फिनिटी पे 0 तो या तो हर जगह 0 होगी, नहीं तो कहीं ना कहीं एक जगह मैक्सिमम तो होगी समझ है, क्योंकि यहाँ 0 है वहां पे भी 0 है, तो दो जगह 0 है यानी एकदम 0, तो बीच में कहीं तो मैक्सिमम होगा ना या तो मिनिमम होगा। लेकिन हम अमाउंट की बात कर रहे हैं, वैल्यू की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम होगा। जिस जगह पे मैक्सिमम होगा वो डिस्टेंस है, रेडियस अगर r है तो r बाय रटा है कि नहीं है, r बाय रूट पे मैक्सिमम होगा, रटा लो काम खत्म हो गया। सही है, ओके। एक तो ये हो गया, लेकिन अगर तुम चाहते हो इसको डिफरेंशिएट मतलब वो करना प्रूफ करना तो dx df बाय dr को 0 कर दो। यानी फिर से सुनो, कौन वेरी कर रहा है, f किसके साथ वेरी कर रहा है, r के साथ, तो जो वेरी करता है और जिसके साथ वेरी करता है, जो वेरी करता है और जिसके साथ वेरी करता है, ये दोनों मतलब जो वेरी करता है उसको जिसके साथ वेरी करता है उसके रिस्पेक्ट में क्या कर देते हैं डिफरेंशिएट, सही ना। और हम ढूंढते हैं वो पॉइंट, यानी ये जो क्वांटिटी है ऐसे वेरी कर रहा है ना, किसके साथ डिस्टेंस ना, ये क्वांटिटी कौन है फोर्स, किसके साथ वेरी कर रहा है, तो जहां पे इसका वेरिएशन रुक जाए
जहां पे इसका बढ़ना रुक जाएगा, वही पॉइंट है जहां पे इसका स्लोप क्या होगा, जीरो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे। यानी इससे हमें जो पॉइंट मिलेगा या तो वो मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम, क्योंकि वहां पे और बढ़ना बंद हो गया। तो और बढ़ना बंद हो गया तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा या कम होने लगेगा। तो अगर कांस्टेंट हो गया या कम होने लगा, दोनों ही स्लोप, दोनों ही केस में स्लोप क्या होगा, जीरो। तो इससे हमें मिल जाएगा वो पॉइंट। ऐसे ही लोएस्ट पॉइंट पे भी या तो और उतना ही रहेगा या और कम कम होना बंद हो जाएगा, तो वापस मुड़ेगा, या तो वही रहेगा। दोनों ही केस में स्लोप क्या होगा, जीरो। तो मैक्सिमा या मिनिमा के लिए ये होगा, सही है। तो इसको डिफरेंशिएट करके तुम आर की वैल्यू जब निकालोगे तो ये क्या आएगा, L√2 प्लस माइनस, सही। अब बात आती है कि यहाँ पे मैक्सिमा है कि मिनिमा, सही है। तो उसके लिए सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट, डबल डेरिवेटिव टेस्ट, कुछ और पार्ट होते हैं, लेकिन हमारे में बहुत ज्यादा नहीं। तो हमें पता है जीरो तो हमारा मिनिमम दिख ही रहा है ना, और ये जो आ रहा है उससे ज्यादा ही आ रहा है ना। तो जब उससे ज्यादा है तो हम काम कर सकते हैं अपने लेवल पे, यही है। कुछ और जगह पे ऐसी दिक्कत हो सकती है, कुछ और जगह पे दिक्कत हो सकती है। क्या मतलब, देखना, ये मिनिमा है कि मैक्सिमा है, मिनिमा है। और ये क्या है, यहाँ पे अगर ऐसा है तो ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है, नहीं। मैं वापस आराम से मैं क्या चाहता हूँ वो सुनो। मान लो एक ग्राफ ऐसा मैं बना, ये ग्राफ समझ रहे हो, ये ग्राफ ऐसा, ये मिनिमा है कि मैक्सिमा, ये मिनिमा है कि मैक्सिमा, हमारी कंडीशन के हिसाब से मैक्सिमा है ना, क्या मैक्सिमा ऐसे होता है ना। और ये क्या है हमारी कंडीशन के हिसाब से, लेकिन मिनिमा की वैल्यू मैक्सिमा से ज्यादा है कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, समझ रहे हैं। यानी किसी पॉइंट का, किसी कर्व का मिनिमा उसके मैक्सिमा से ज्यादा वैल्यू का हो सकता है हमारे मैथ के हिसाब से, नहीं ऐसे वाले के हिसाब से, समझ गए। लेकिन तुम्हारे में ऐसा नहीं आएगा, तो मैं उतना नहीं जानना चाहता हूँ। तो मैं तुम्हारे में बस जानना चाहता हूँ, यानी वैल्यू देख के हम मिनिमम मैक्सिमम नहीं बता सकते, ध्यान रखना ना। वैल्यू देख के मिनिमम मैक्सिमम नहीं बता सकते, लेकिन किसमें, इंजीनियरिंग तुम्हारे लेवल बता सकते हैं, क्योंकि उतना नहीं आता। तो तुम्हारे लेवल पे जो ज्यादा वो मैक्सिमा ही होगा जनरली, है ना, और जो कम है वो कम। तो भाई इसको डिफरेंशिएट करके आर की ये वैल्यू जब उसमें रखोगे तो जो वैल्यू आएगी जीरो नहीं आ रही, जीरो से ज्यादा आ रही है। तो जीरो से ज्यादा आ रही है इसका मतलब क्या है, वो मिनिमा तो नहीं है, तो फिर क्या होगा, समझा पाया। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ, ये खत्म करो, क्लियर। अब ये चलो जल्दी से, मुझे लगता है रफ पिक करके बता दो रिलेटिव की वैल्यू कितनी आएगी, कितना आता है बताओ। के क्यू एक्स की वैल्यू रख देते, चलो एक्स ना, L/√2 अपॉन आर स्क्वायर, अरे आर होगा ना, आर होगा ना, आर जो डिस्टेंस होगा वो R/√2 है ना। तो जो भी आर मतलब एक्स कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, R/√2, पक्का। तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस, हाँ ये आर होगा ना, सॉरी देख लेना बच्चों, सॉरी गलती पे वो रख दिया, घबराओगे। तो ये R/√2 है, सही बोल रहा हूँ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R/√2 का यही होगा ना, की पावर 3/2। कितना आएगा आंसर बताओ। के क्यू ये 1/2, 3/2 ना। तो R नीचे कॉमन क्या आ जाएगा, R³ आएगा, ऊपर R रहेगा, √2 ये वाला नीचे आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 3/2 का 3/2 का 3/2, यानी 3/2 का रूट का एक रूट और एक 3/2, चेक करो। 3/2 तो ये हुआ ना, रूट 3/2 तीन बार, तो √3/2 तो √3/2 हो गया, और ये बचा बोलो बच्चों आराम से, ये 2 से ये 2 कटा, आराम से रट डालो, के क्यू आर अपॉन आर से आर कट जाएगा, है ना, क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा ना। और ये क्या बचेगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, पक्का ना। तो चलो तो क्या ऊपर जाएगा 2, कहाँ बताओ, वो रूट में 3/2 नहीं होगा।
1/√2 है, पहले तो इसका स्क्वायर करो तो 1/2 आ जाएगा। 2 1 या 2 + 1 3/2 हो गया। 3/2 की पावर कितनी होगी? 3/2। 3/2 की पावर 3/2 मतलब क्या? √3 √2 मतलब रूट में कर दो 3 बार, तो 3/2 रूट में 3 बार। पक्का? तो 2 का तो रूट 1 हो गया, 3/2 आ गया और एक रूट बच गया। पक्का? तो वो अब आ गया। अब रट डालो तुम 2/3√3 कितना आता है? 2/3√3 आता है। याद करो, समझ गए बच्चों? हो जाएगा? क्या मैं मान के चलो कि दूसरा तुम कर लोगे, नहीं तो किसी से उठा के रट डालोगे? ये रिजल्ट बाकी तो ठीक है। यहाँ पे अगर रिलेटिव देखो तो यहाँ पे रिलेटिव कितना हो गया? अगर ये भी क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, तो रिलेटिव बीच में कितनी होगी? 0। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे रिलेटिव क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी और इनफिनिटी पे जाके फिर से कम हो जाएगी। सेम यही तरीका हो गया। तो बीच के किसी पॉइंट पे रिलेटिव क्या हो जाएगी? ज्यादा, मैक्सिमम होगी ना बच्चों? ऐसा करके जहां पे मैक्सिमम होगी वो डिस्टेंस होगा। अगर ये आधा l है तो l/√2, लेकिन वो वैल्यू पुट करके आंसर तुम निकालोगे, तो इतना टाइम नहीं है अपने पास ना। कर लोगे? ये याद कर लेना 2/3√3। क्यों? इसकी चांसेस तुम्हारे में ज्यादा है क्योंकि ये तुम्हारे कोर्स में डेरिवेशन है रिंग का, तो रिंग का डेरिवेशन तो इसके आने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए मैंने ये करा दिया। इसके चांसेस थोड़े कम है, इसलिए उसको छोड़ दो। ठीक? तो 2/3√3, बाकी KQ1Q2/r² तो वो पता ही है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देख रहे हैं तो क्यू हटा देना, फोर्स देख रहे हैं तो ये ठीक है, नहीं तो ये हटा देना है ना। तो KQ/r² इलेक्ट्रिक फील्ड का 2/3√3 ये हो गया मैक्सिमम। अच्छा, मिनिमम कितना है? 0 है। मिनिमम तो 0 है ना, सही है। अच्छा, जैसा ये जा रहा है वैसे इधर भी जाएगा, लेकिन क्या करके थोड़ा ऐसा जाएगा ना, तो डायरेक्शन देखोगे तो उल्टा हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव बना दिया। हो गया ये पॉइंट। चल, अब अगला पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो शुरू में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है ना बच्चों, एक प्रॉपर्टी पे ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन उसी पे आधी प्रॉपर्टी तो उसी से हो जाएगी, आपको रटना नहीं। आप फोर्स की प्रॉपर्टी को देख के बता सकते हो। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलने के लिए हाइपोथेटिकल लाइंस है जो क्या करता है? किसी जगह पे फोर्स की डायरेक्शन को बताता है। किसी डायरेक्शन को बताता है? फोर्स की डायरेक्शन। और अगर किसी जगह पे फोर्स की डायरेक्शन को बताता है तो ये तो क्लियर है ना कि फोर्स की जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो करेगा। अरे फोर्स की डायरेक्शन बता रहे हैं मतलब फोर्स की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अब पहला देखो, हाइपोथेटिकल कर्व है, जो हाइपोथेटिकल कर्व है। हाइपोथेटिकल क्या है? कर्व। और कर्व कैसे बनता है तो उसको देख लेते पहले, कैसे बनता है तो समझ में आए, है ना? कैसे बनता है? जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो हाइपोथेटिकल कर्व बनता कैसे है? तो बनता ऐसे है कि किसी जगह पे एक चार्ज रखोगे, इसके फोर्स को देखोगे, उसके फोर्स को देखोगे, दोनों के रिजल्टेंट को देखोगे, फिर उस चार्ज को रिजल्टेंट में थोड़ा सा चलाओगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चला के यहां पे रख लोगे, थोड़ा सा हुआ है, फिर इसके फोर्स को देखोगे, उसके फोर्स को देखोगे, दोनों का फिर से रिजल्टेंट देखोगे। सही है? इस तरह से रिजल्टेंट देख के सबका केवल रिजल्टेंट देखोगे, केवल रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट ये ऐसा बनेगा कि नहीं? अब एक ऐसा कर्व ले लोगे जो इनको कंटेन किया हुआ है। कंटेन मतलब जो जिसके अंदर ये सब है, ऐसा एक कर्व ले लोगे कंटिन्यूअस। उस कंटिन्यूअस कर्व को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक लाइन। तो वो इलेक्ट्रिक लाइन बना कैसे बना है भाई? टेंजेंट से ना, छोटे छोटे डायरेक्शन से ना। तो अगर मैं यहां पे टेंजेंट खींचूंगा तो वही लाइन आ जाएगी ना जिसको लेके हमने बनाया था। इसका मतलब कि किसी जगह पे टेंजेंट जो होगा, इलेक्ट्रिक लाइन के किसी जगह पे जो टेंजेंट होगा, उस जगह पे फोर्स की डायरेक्शन शो करेगा, क्योंकि उसी से तो बना है वो। पक्का? तो ये छोटा सा पॉइंट हमारा, कहीं पे भी ये इलेक्ट्रिक लाइन के बारे में ये पक्का क्लियर कर लो, काम खत्म करो। अब उसके बेसिस पे हम बहुत सारे, तो टेंजेंट ऑन दिस लाइन इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव फोर्स की डायरेक्शन है, याद रहना। और नेगेटिव फोर्स की डायरेक्शन का अपोजिट। पक्का? खत्म। अब ये तुम्हारे दिमाग में आ गया कि ये फोर्स की डायरेक्शन, यानी असल में वो लाइन नहीं है, वो टेंजेंट्स है। लाइन तो हमने उन टेंजेंट्स को मिला के खींच दिया, यानी उन टर्म ऐसे लाइंस को मिला के कनेक्ट कर दिया, कंटिन्यूअस बना दिया। पक्का? अब बताओ, तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव। क्यों भाई? फोर्स धक्का लगेगा पॉजिटिव से, पॉजिटिव पे देख रहे हैं ना, तो पॉजिटिव को धक्का लगाएगा, इसलिए स्टार्ट होगा।
और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होगा क्योंकि वो खींचेगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा तीसरा, डू नॉट इंटरसेक्ट, क्यों भाई? हम फोर्स की डायरेक्शन बना रहे हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन एक जगह पे तो एक ही होगी ना, दो थोड़ी हो जाएगी। अगर कट कर रहा है तो शो कर रहा है कि दो डायरेक्शन होगी, वो तो हो ही नहीं सकता, फोर्स तो एक ही डायरेक्शन होगी। फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स। कौन सा फोर्स? चौथा, एब्सेंट इन कंडक्टर। भाई कल ही हमने बताया था कि इंसुलेटर में मम्मी होती है, इंसुलेटर में कौन होता है, और मम्मी क्या करती है, बाहरी इफेक्ट को अंदर आने से पूरा रोकने नहीं देती, किसको? इलेक्ट्रॉनों को, क्योंकि तब बाहरी फोर्स दो चीज से बैलेंस हो जाते हैं, एक इंटरनल इंड्यूस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा मम्मी का फोर्स, बॉन्ड फोर्स, ये दो मिलके इसको बैलेंस करते हैं। तो अकेला फील्ड जो अंदर वाला फील्ड है वो बाहर वाले फील्ड को पूरा कैंसिल नहीं कर पाता, इससे इंसुलेटर में कुछ फील्ड बच जाती है, किसमें? इंसुलेटर में, लेकिन बाहर से कम हो जाती है। लेकिन कंडक्टर में ऐसी कोई मम्मी नहीं है, और जब मम्मी नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि उस कंडीशन में कोई मम्मी नहीं है, तो बाहरी फील्ड को अंदर वाली पूरी फील्ड कैंसिल कर देती है, और फील्ड जब कैंसिल कर देती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगी? फोर्स ही नहीं लगेगा ना। अरे भाई जब फोर्स नहीं लगेगा तो फोर्स की लाइंस कहां से होंगी, फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी? इसलिए एब्सेंट होता है। यानी जो फोर्स है अगर वो दिमाग में घुस गया तो उसके बेसिस पे कोई, चाहे नोन हमने पढ़ा हुआ लाइन हो या ना पढ़ा हुआ लाइन हो, हम अपना कॉमन सेंस लगा के बता सकते हैं कि कौन सा होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए। पक्का? तो कंडक्टर के अंदर क्या होगा? एब्सेंट, और इंसुलेटर के अंदर कम हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, अंदर फोर्स कम हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको डिनोट करती है? फोर्स के वैल्यू को भी डिनोट करती है ना। तो जब है ही नहीं तो कम हो जाएगा, बाहर 50 से पता चला अंदर 25 पहुंच गया, उस समय के क्या होगा? 1/2। बाहर 50 लाइंस है और मीडियम के अंदर पहुंचा 25, इसका मतलब क्या? 1/2 हाफ। के क्या है? 2। के क्या है? अगर बाहर 50 है और अंदर 1/3 बैठा, अंदर 1/3 हो गया, यानी 50, बाहर 60 है और अंदर 20 है लाइंस, इसका मतलब क्या है? 3 हो गया। के कितना हो गया? 3। वो बताता है कि कितने गुना कम हो जाएगी फील्ड लाइंस या फोर्स, है ना। तो ये सब समझ में आता है सबको? ये परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर कौन प्रूव करेगा मुझे? फोर्स के कॉन्सेप्ट से कर दो तो मैं समझ जाऊं कि कुछ दिमाग लगाते हो, नहीं तो बस ऐसे रटते हो। बोलो। अगर ये कंडक्टर है तो इस पर चार्ज दोगे तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट, मतलब अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा यूनिफॉर्मली। कैसा रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा? यूनिफॉर्मली। मेरी बात समझ में? अब यूनिफॉर्मली का मतलब ये है कि अगर तुम यहां पे खड़े होकर देखो तो चार्ज सब इक्वल डिस्टेंस पे बड़े आराम से सजे हुए होंगे ऐसे। तो जब तुम जाओगे तो यूनिफॉर्म रिपल्सन फोर्स लगेगा ना, और अगर यूनिफॉर्म रिपल्सन फोर्स लगेगा तो सबका रिजल्टेंट कैसा आएगा? सोचो, परपेंडिकुलर टू सरफेस। काम करता देखो, है ना। कहां गया? परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। केवल किसमें है? कंडक्टर में। लेकिन अगर यही इंसुलेटर हो जाए तो पता चला कि वहां पे तुमने चार्ज ज्यादा दी तो वहां पे चार्ज ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे चार्ज कम दिख रहा है, फील आ रहा है? तो वो चार्ज वहां पे क्या है? ज्यादा हो गया, और यहाँ पे कम हो गया। अब तुम जा रहे हो तो उधर वाले ज्यादा धक्का दे रहे हैं और इधर वाले तो मैं थोड़ा इधर भाग रहा हूँ क्योंकि मुझे फोर्स इधर महसूस हो रहा है, जबकि इससे पहले कंडक्टर में क्या थे? यूनिफॉर्म थे। तो कंडक्टर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाता है? यूनिफॉर्म हो जाता है, और यूनिफॉर्म होने से जब कोई चीज जाएगी यानी एक चार्ज प्रेस कर दी जाएगा तो उस पर जो फोर्स लगेगा हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस लगेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के कारण सब के सब मिलके ऐसा रिपल्सन देंगे कि उनका रिजल्टेंट हमेशा किधर की तरफ होगा? परपेंडिकुलर। मेरी बात समझा पा रहा हूं? इसका दूसरा तरीका यह हो सकता है कि अगर उस फोर्स चार्ज पे फोर्स परपेंडिकुलर ना हो, किसी डायरेक्शन में होगा, तो उस चार्ज पे फोर्स अगर किसी डायरेक्शन में होगा तो इसका मतलब है कि वो चार्ज पे एक फोर्स टेंजेंशियल भी लगेगा। कैसा लगेगा? टेंजेंशियल का मतलब अराउंड द सरफेस। पक्का? फिर से सुनो, अगर चार्ज पे फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है तो चार्ज कहां छोड़ के भागेगा? कहीं नहीं, वो तो वहीं पे है, बस धक्का खा रहा है कि अरे एकदम किसी ने ऊपर तान दिया है कि बस भाग जाओ निकल जाओ, लेकिन वो भाग नहीं पा रहा है क्योंकि उतना एनर्जी उसके पास नहीं है। लेकिन अगर उस पर टेंशन भी फोर्स है तो क्या होगा? फिर वो बाहर आने के अलावा के साथ साथ कहां जाएगा? सरफेस पे भी मूव करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मूव करना चाहिए, क्योंकि उस पर फोर्स कौन सा है? टेंजेंशियल है। लेकिन हमने क्या पढ़ा? हम क्या जानते हैं? ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज तो किस पे रहना चाहिए? इसका मतलब कि वो रेस्ट पे है, तो फोर्स लग के रेस्ट पे नहीं हो सकता। दूसरे वर्ड्स में फोर्स ही नहीं लगेगा। किधर? टेंजेंशियल। मेरी बात समझ आई? समझ में आया? तो टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि लगता तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो जाता, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। पक्का समझ में आ गया? तो ये सारे पॉइंट्स देखो बच्चों, कितने पॉइंट पहुंच गए? 5 पहुंच गए। तो मुझे लगता है पांचों में कोई ऐसा जो हम ना समझ पा रहे हो अपने मन से,
एकदम समझ जाएंगे। इसे वो कहते हैं कि पहले पढ़ो फिर सोचो, अपने आप एक कंक्लूजन निकल के आ जाएगा कि फोर्स ही तो है, तो फोर्स की प्रॉपर्टी को तो वैसे भी हम लोग जानते हैं, तो वो फोर्स की प्रॉपर्टी लगाएगा। विल बी कंटिन्यूअस इन चार्ज फ्री स्पेस। अब बताओ, एक चार्ज इस जगह पे फोर्स लगा रहा है, सही है, बिना कुछ चेंज किए थोड़े बगल में फोर्स लगाना अचानक बंद कर देगा, उसकी मर्जी है क्या कि अभी लगाऊंगा अब नहीं लगाऊंगा? नहीं ना, आदमी थोड़ी हो। समझ गए? तो ये वाली बात है कि एक चार्ज किसी जगह पे फोर्स लगा रहा है और अचानक थोड़ी दूसरी जगह पे जाके अचानक फोर्स जीरो कर दिया कि अब नहीं लगाऊंगा, मेरी मर्जी, ऐसा तो नहीं कर सकता ना। चार्ज है यानी हमेशा क्या रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा। मेरी बात समझ में? यानी फोर्स चार्ज फ्री स्पेस में। लेकिन अगर वहीं पे चार्ज रख दो तब क्या होगा? तब हो सकता है, मान लो एक कंडक्टर रख दिया सामने, तो कंडक्टर के जस्ट पहले क्या होगा? फोर्स लगेगा। जैसे कंडक्टर में घुसोगे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। तब जीरो हो सकता है। यानी कोई चार्ज फ्री स्पेस अगर है, वहां पे चार्ज नहीं है, तो हमेशा क्या रहेगा? कंटिन्यूअस। यानी फोर्स अचानक जीरो नहीं हो सकता है। समझ गए? तो कंटिन्यूअस का मतलब समझ में आ गया तुमको कि अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो इसका मतलब कहीं जाके इलेक्ट्रिक फील्ड टूट गए। इलेक्ट्रिक फील्ड टूट गए मतलब फोर्स लगना बंद हो गया। ऐसा कहां होगा? चार्ज पे। चार्ज पे, या कोई ऐसा सरफेस जहां चार्ज हो, या कोई ऐसा पॉइंट जहां पे चार्ज हो। लेकिन चार्ज फ्री स्पेस में तो ऐसा इसलिए इसको लिखा कि विल बी कंटिन्यूअस इन चार्ज फ्री स्पेस। पक्का? अगला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस विल बी प्रोपोर्शनल टू चार्ज। नहीं, चलो कल ही बताया था मैंने कि अगर क्यू चार्ज और 2q चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस डबल हो जाएगी। यहाँ पे 4 है तो वहां पे 8, यहाँ पे 8 है तो वहां पे 16। पक्का ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ज्यादा होंगी, पास होंगे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और जहां पे दूर दूर होंगे वहां पे कम। पक्का ये सब आता है तुमको? ये चीज बतानी है क्या मुझे? चार्ज के अगल बगल देखो तो इलेक्ट्रिक लाइंस पास होती है ना, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, लेकिन दूर जाने पे इंटेंसिटी कम होती है क्योंकि दूर। पक्का ना? वही बोल रहा। नेवर फॉर्म ए लूप। नेवर फॉर्म ए लूप। जैसे मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? अगर लूप फॉर्म करने लगेगा तो इसका मतलब किसी को धक्का देगा और किसी को खींचेगा। मतलब पहले धक्का देगा और उसी को खींचने लगेगा। भाई ऐसा तो नहीं होता। एक चार्ज को अगर पॉजिटिव चार्ज धक्का दे रहा है तो हमेशा ही धक्का देता रहेगा, तो लूप तो फॉर्म नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी लूप फॉर्म नहीं करता, पहला पॉइंट। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा लूप फॉर्म करता है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा लूप फॉर्म करता है। याद रहेगा? तो बच्चों एक कंफ्यूजिंग है, और ये कंफ्यूजन आईटी ने दिया है। क्या दिया है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को एक साथ बोलता है। मेरी बात समझ में? उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म है लूप, सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नेवर फॉर्म है लूप। इलेक्ट्रो, लेकिन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म है, तो ये कचरा कर सकता है। तो कहां गया? नेवर फॉर्म है लूप। कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में बात हो रही है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? ऑलवेज फॉर्म ए। याद रखना, और दोनों को वो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देता है। ये आईटी ने पिछले 2-3 सालों में कुछ गड़बड़, 4-5 सालों में कुछ गड़बड़ किया है। गड़बड़ नहीं किया मतलब तुम समझ गए ना, हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसको मानते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक को इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड मानते नहीं। वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस नाम थोड़ा सा डिवाइड कर दिया। तो ओवरऑल केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो दोनों आता है। याद रहेगा? ये तुम्हारे काम का नहीं है, 12th इंजीनियरिंग वालों का ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपरेटर का मतलब तुम थोड़ा जानते हो। ऑपरेटर मतलब आई जे, डेल आई पर डेल एक्स आई, याद आया? पोटेंशियल और टेंशन निकालने के लिए। अरे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स आता है ना, वही ऑपरेटर। डेल वाई जे और डेल जेड के का किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, जीरो आना चाहिए। तो तुम्हारे काम का नहीं है, ठीक है? ओके, ये भी तुम्हारे काम का नहीं है। ये जो एंगल होता है ना, उसका साइन का हाफ, मतलब हाफ एंगल का साइन 1/√q के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, ये गॉस थ्योरम से हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो छोड़ो। तो ये दो चीज ध्यान से मेडिकल वालों के लिए नहीं है, इंजीनियरिंग वालों के लिए है। ठीक, पोटेंशियल विल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, क्योंकि पोटेंशियल कौन है, एनर्जी, पोटेंशियल कौन है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो इसका मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है, और सिस्टम वर्क कर रहा है तो वो खर्च कर रहा है अपनी एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी किसमें खर्च कर रहा है, काइनेटिक में, यानी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। मजा नहीं है, फिर से सुनो, एक पॉजिटिव चार्ज है और बगल में एक नेगेटिव चार्ज है, अगर तुम इसको फ्री कर दिए तो ये भागने लगेगा। सेल्फ कोई चीज भागने लगता है तो हमेशा, यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमेशा एनर्जी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो स्पॉन्टेनियस है ना, अपने आप है ना, जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है अपने आप हो रहा है वो हमेशा अपनी एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए ही है। तो इसका मतलब कि एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, पक्का। यानी एनर्जी डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, या कोई भी पार्टिकल जब सेल्फ अपने आप वही करना चाहता है जो हो रहा है, पता नहीं क्या बोले, दो पॉजिटिव चार्ज है तो अपने आप क्या करना चाहेगा, दूर जाना चाहेगा, वो हो रहा है अपने आप और जा रहा है। तुम बोल रहे कि दो पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज दूर जा रहे हैं, तो तुम देखो कि वो अपने आप हो रहा है कि हम कर रहे हैं। अगर अपने आप हो रहा है तो एनर्जी डिक्रीज करेगी, तो पोटेंशियल भी डिक्रीज करेगा, और अगर हम फोर्सफुली कर रहे हैं तो इसका मतलब कि उल्टा हो रहा है, तो एनर्जी बढ़ेगी। अगर हम फोर्सफुली करें तो एनर्जी बढ़ेगी। घूमने का मन कर रहा है, समझ गए बच्चों। एनर्जी कब डिक्रीज करेगी कब इंक्रीज करेगी, समझ में आ गया। कोई भी प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस अपने आप हो रहा है, कोई भी प्रोसेस, तो उसमें एनर्जी डिक्रीज करेगी पक्का, पोटेंशियल एनर्जी है ना, डिक्रीज करेगी, याद रहेगा। तो अगर मैं, तुम बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे छोड़ दिया तो वो अपने आप उधर जाएगा कि हम फोर्सफुली ले जाएंगे, और जो अपने आप होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, और एनर्जी कम होनी तो पोटेंशियल भी क्या होगा, इसका मतलब इस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, कम, तो इधर जाकर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा इन दिस डायरेक्शन। ये वही बोल रहा है। स्टोरी क्लियर है कोई? तो 12 पॉइंट हो गए, तुम रट लेना, 2 पॉइंट कम कर लो तुम लोग, 10 पॉइंट, ये 2 पॉइंट कम कर लो तो 10 हो गए तुम्हारे, सही। तो 10 पॉइंट देख लेना कौन कौन से 10 पॉइंट है, रटा होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना आता है तुमको, ये वही चीज बताया मैंने, है ना, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करना सबको आता है, क्लियर है ना। चलो वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ड्रॉ करोगे बताओ, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। और कोई सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस। स्फीयर के कारण कैसे ड्रॉ करोगे, एकदम परपेंडिकुलर सरफेस ऐसे नहीं, कंडक्टर है तो, इंसुलेटर तो कुछ और भी हो सकता है, कंडक्टर तो यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म होगा तो परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा, कब है ये, अगर इंसुलेटर है तो कुछ बदल सकता है, कहीं ज्यादा कहीं कम हो सकता है, तो कंडक्टर है तभी है, तो जनरली कंडक्टर है, इंसुलेटर होगा तो ध्यान रखना सरफेस के परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं। तो इलेक्ट्रिक ड्रॉ करना आता है, बोलो बच्चों, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, अकेला ये चार्ज था तो उसके चार तरफ 8 इलेक्ट्रिक लाइन्स है, तो वो अकेला जब था तो अकेला रहा होगा तो 8 इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे शेयर होगा, एकदम इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल, एकदम सिमेट्रिक होगा। ये 2D में देख रहे हैं, ध्यान रखना ये 3D में होता है एक्चुअली, लेकिन हम 2D में बात करें तो समझा रहे हैं, लेकिन ये 3D में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तुम समझो, वो खतरनाक है, सोचोगे तो दिक्कत हो जाएगी, समझ गए। क्योंकि 3D में 3D में अगर 3 लाइंस ड्रॉ करनी है तो तुम लोग कुछ पढ़ते हो, थ्री डी में अगर 3 चार्ज नहीं, एक पॉइंट से 3 लाइंस निकल रही है इक्वल डिस्टेंस पे, तो कैसा निकलेगा, 3 लाइंस निकल रही ना, नहीं 4 लाइंस, मान लो 4 लाइंस निकल रही है, तो उनके बीच का एंगल शायद तुम लोग पढ़ते हो 109 डिग्री। हाँ, टेट्राहेड्रन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, टेट्राहेड्रन समझ में आता है, यही ना। तो अगर बीच में कहीं मॉलिक्यूल है सेंटर, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरे इलेक्ट्रिक फील्ड, चौथे इलेक्ट्रिक फील्ड, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड निकली ना, तो इन चारों के बीच का एंगल कितना होता है, 9 होता है शायद, मुझे नहीं पता, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। तो वो 3D में होता है, लेकिन हम लोग जो पढ़ते किस में है, 2D में। तो ध्यान रखना, हम अगर कह रहे हैं कि एक चार्ज से 8 इलेक्ट्रिक लाइन्स निकल रही है, तो 2 इलेक्ट्रिक लाइन्स के बीच का एंगल बताओ, 45 नहीं हो, याद रहेगा, क्योंकि हम 45 बोल देंगे तो कौन सा वाला होगा, एक प्लेन में, जबकि एक्चुअल में निकला कौन सा है, वो तो 3D में निकला है, तो हमें नहीं पता,
मेरी बात समझ में? कम हो सकता कम ही होगा, नहीं ज्यादा होगा। 8 है तो बाकी बढ़ जाएगा ना, ज्यादा होगा, कभी कम नहीं हो सकता इससे, इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा होगा। पक्का? मेरा कहने का मतलब कोई क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन कोई क्वेश्चन आता है तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए कि जो रिलेटिविलाइज निकलती है वो तो 3D में निकलती है। हम भले इसको 2D में पढ़ते हैं क्योंकि हम 2D में बात करते हैं हमें, समझ गए? तो अगर 4 रिलेटिविलाइज निकल रही हैं तो उनके बीच का एंगल शायद, तुम देख लेना इसको, शायद 109 डिग्री होता है। कोई और स्ट्रक्चर है जो NO2 NO3 NO3 कुछ होता है, तो N से O कैसे बटा रहता है? अरे उसमें लोन पेयर ना हो बस, है ना? तो कोई लोन पेयर ना हो, केवल 3 मॉलिक्यूल्स हो, तो फिर जैसा बनेगा वो तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो, तुम अपना देख लेना। मैं आ भी रहा है, मैं बोल रहा हूँ बस अपना कॉन्शियसली गलत नहीं कर देना, बस आने का चांस नहीं है, लेकिन क्या पता रीजन एसर्शन टाइप का कुछ आ जाए, सही ना? कर लोगे? ओके ओके ओके। तो बताओ, ये मान लो 8 रिलेटिविलाइज है, कितनी रिलेटिविलाइज है? तो 8 रिलेटिविलाइज वहां पे निकल रही है ना, जब यहां पे रखोगे तो 8 में से ये 3 जो है ये तो एकदम फंसी गई। इसका मतलब इसको पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी, भाई सब आ रहे हैं, मुझे निकल के कहीं और जाना पड़ेगा, तो पहले ही कुछ कर लेगा जिससे कि ऐसे अपने आप को मोड़ लेगा। मेरी बात समझ में आई? बाकी 8 नोट देख लेना, जो भी 4 8 नहीं हुआ देख लेना, सही ना? और देख ऐसे ये भी अपने आप को मोड़ लेगा, क्योंकि नहीं तो ये रिलेटिविलाइज एक दूसरे को कट भी करने लगेगी, और रिलेटिविलाइज तो कभी कट करती नहीं, तो इसका मतलब कि अपने आप को पहले ही मोड़ लेगा जिससे कि, अच्छा केवल अगर 2 है, मैं कॉमन सेंस डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं हुआ। ये पढ़ाने का क्या मतलब है? भाई 8 था तो इसको आधा इसको मिला, आधा इसको मिला, तो आधा इसको मिला, तो इसका मतलब कि ये आधा ये रखेगा, आधा वो रखेगा, और बाकी 8 इधर रहेगा, जैसा ये वैसा ये, है ना? जैसा जो भी, समझ पाया? आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन जब तीसरा यहां से आएगा तो ये दोनों क्या कहेंगे, अरे यार ये भी कहां से आ गया, तो उसको भी बांटेंगे बराबर बराबर। तो 3 अलग अलग रीजन बांट लेंगे, ऐसा ऐसा और ऐसा, अलग रीजन बांट लेंगे और उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। इक्वल रीजन, आइडेंटिकल रीजन, यानी कोई चार्ज यहाँ पे है तो ये जाके ऐसे निकलेगा, देख लेना, है ना? कट नहीं करेगा वो, तो मैंने रीजन बांटा है ना। ऐसे यहाँ पे जब होगा तो वो भी ऐसे ही करेगा कि नहीं, एंड सो। तो मैं समझता हूँ सिमेट्री है वो, क्या है? यानी कॉमन सेंस, सिमेट्री। कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता, ऐसा दिमाग लगाओ तो हो जाएगा। देन तीनों पॉजिटिव है तो, अब नेगेटिव हो गया तो इन लोगों का काम बढ़िया है। 8 ये है, 8 ये है और 8 ये लेगा, तो 4 तो नहीं पड़ गए, चलो टेंशन खत्म होने वाली, बाकी 4 को देख लेंगे हम लोग, ऐसा बात करेंगे, क्या समझे? तो आपस में डिस्कस करके सब करते हैं पहले से, समझ गए? रिलेटिविलाइज लॉ हो जाएगी, ठीक 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 ठीक। रिलेटिव इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मैं समझता हूँ ये तो पता है सबको, क्या है? के, अरे के क्यू अपॉन आर, सबको पता है, वेक्टर फॉर्म में सब पता है, ठीक है। ड्यू टू लाइन चार्ज, तो रिंग का पता है सबको, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। चलो कितना होगा बच्चों? के क्यू एक्स, एक्स ना अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यही ना? ये सही है? वाई के कारण तुम्हारे में जनरली मुझे लगता है कि फाइनाइट नहीं आएगा, इनफाइनाइट आएगा। लिखने के लिए हम लिख देते हैं लेकिन आएगा नहीं, है ना? तो लिख देते हैं। मान लो कोई एक पॉइंट है जो एक तरफ से कितना एंगल है, क्योंकि ये मैट्रिक फील्ड हम पढ़ते हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं, एक तरफ नीचे अल्फा ऊपर बीटा, बल्कि माइनस अल्फा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है क्या आती है? के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर साइन बीटा माइनस प्लस प्लस साइन, यही ना? लेकिन ये कौन सा है? परपेंडिकुलर वाला, इधर वाला है ना, और पैरेलल वाला जो होगा वो के लैम्डा बाई आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। कोई कंफ्यूजन? ये हो गया तुम्हारा, हो जाएगा ना बच्चों? तो तुम जानते हो। मैग्नेटिक फील्ड बता दो, मैग्नेटिक फील्ड का कि साथ साथ हो जाए दिमाग में, बस लैम्डा की जगह पे आई, लैम्डा की जगह पे। हाँ तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर होगी, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी?
बताओ तुम क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ पता है ना? उसके पीछे जाओगे, क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है वो डिफरेंट है। अब ये याद करके रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ बताओ, किधर बताओ। 1 2 3 1 2 3। हाँ वो हिंट दे दिया मैंने, तुम अंदर सोच ही नहीं रहे थे। सही बोल रहा हूँ ना, अंदर सोच रहे थे तुम लोग। हाँ जैसे ही बोला मैं समझ रहा था कि लिखोगे ना, लिखो लेकिन तब तो आ जाएगा। हाँ ठीक है। तो कैसे रहता है, क्या था ये पता है, जो बार बार रोज रोज बोलता रहता हूँ? क्या न्यूरॉन्स निकले ही नहीं, समझ गए? नॉलेज तो था ही लेकिन करेक्ट नहीं होता। अचानक देखिए अरे हाँ यही तो होता है, यही इसी के लिए फ्रीक्वेंट रिवीजन होना चाहिए, ठीक है ना? चलो तो कहाँ होता है? अंदर। और जब अंदर है तो फिर क्या एक्स और वाई होगा क्या? नहीं, वो तो सारे के सारे अंदर है ना। बोलो बच्चों, तो कितना हो जाएगा बताओ? यही मैग्नेटिक फील्ड के आई बाई आर साइन बीटा प्लस पक्का। बस लैम्डा की जगह पे आई, ये दोनों दोस्त है भाई भाई। लैम्डा की जगह पे आई दोनों भाई। ब्लड डालना बस अंदर है। अगर तुम गलती से ये दिमाग में अंदर नहीं रखोगे तो फिर ये दोनों कंफ्यूज करेंगे, कौन सा होगा, साइन होगा कॉस होगा, किधर होगा। तो अंदर है इसलिए निपट गया, एक ही हो गया ना। फिर तो ये होगा क्या? नहीं, एक होगा बस, ठीक है। अच्छा अब ये इन्फाइनाइट कर दोगे तो ये 90 90 हो जाएगा, sin 90 दोनों 1 हो जाएंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2k लैम्डा बाई आर ई ड्यू टू इन्फाइनाइट, यही ना? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 2k I बाई आर, हो जाएगा कि नहीं? ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग पाथ। तो ये तुम्हारे में यही है, ये चांस बहुत कम है, शायद नहीं ही है, ठीक है। और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आखिरी में क्वेश्चन देखा था जो अब नहीं है, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन एडिशनल पहले एक एक्सरसाइज हुआ करती थी, उसमें था जो अब हट गया। तो सेमी सर्कुलर के केस में भी वही है। हाँ सेमी सर्कुलर केस में नहीं आएगा, बस अब रिंग पे आ रहा है ना, कहाँ गया? अच्छा रिंग है क्या? हाँ यहाँ पे लिखना है, ठीक, समझ गए? हो गया ये, ठीक है। रिंग वाले में एकदम सही बोला तुमने। रिंग के केस में जब सेमी सर्कल बनता है तो सेंटर पे यही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्या? 2k I बाई आर, मतलब 2k लैम्डा बाई, यही होता है। और पार्ट के कारण क्या होता है बच्चों? पार्ट के कारण साइन थीटा, तो k 2k होता है ना, 2k I बाई आर साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो पार्ट के कारण हो गया, फुल के कारण हो गया, सब आता है। ये डेरिवेशन थोड़ी कराना है क्या? नहीं, पता है ना सबको कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। तो ये वाला कैंसिल हो जाता है, ये वाला बच जाता है। नहीं तो नोट्स भेजूंगा, उसमें देख लेंगे तुम लोग, है ना? ड्यू टू सरफेस चार्ज, अब ये ध्यान रखना। अच्छा ध्यान से, तो मैं फिर पढ़ा क्या बच्चों? ये सब तो पढ़ा ही होगा तुम लोगों ने। बात ये कि जब रिवाइज करो तो तुम्हारे दिमाग में ये पक्का होना चाहिए कि रिंग में 1 2 3, तो रिंग में 1 2 और 3 तुम्हें अंदर याद आ जाएगा अगर तुम्हें ये याद है कि 3 रिजल्ट्स हैं। तो तुम्हें ये नहीं याद करना है, ये तो दिमाग में रहता ही है, तुम्हें ये याद रखना है कि 3 पॉइंट्स हैं। तो तुम खुद दिमाग को जब फोर्स करोगे ना तब वो निकल के आता है कि फुल रिंग एक हो गया, बाकी क्या होगा? ओ हाफ रिंग और पार्ट ऑफ रिंग, खत्म। फुल रिंग, हाफ रिंग, पार्ट ऑफ रिंग। ऐसे यहां पे फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर। मैग्नेटिक फील्ड में जाके आगे 4 केस और होते हैं, सेमी इनफाइनाइट, ऑन द लाइन, एक तरफ, ऐसा पता है ना? लेकिन तुम्हारे में यहां पे तो एक ही हो जाएगा बच्चों। अब सरफेस के कारण बताओ, सरफेस देखते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? कंडक्टर या इंसुलेटर, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। तो सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड टू सरफेस, तुरंत क्या होना चाहिए दिमाग में? क्या आना चाहिए? कंडक्टर या इंसुलेटर। जैसे ही बोलेगा स्फीयर, क्या दिमाग में आना चाहिए? कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। हाँ कंडक्टर की इंसुलेटर, सॉलिड की सॉल्यूट, क्योंकि ये साथ दोनों का चीजें अलग हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? इसका मतलब कि हमें जैसे ही कोई टॉपिक बोलेगा दिमाग में अपने आप क्वेश्चन उठ जाना चाहिए, अरे कौन सा वाला बोल रहे हैं। तो प्लेट के बारे में बात करेंगे तो कंडक्टर या इंसुलेटर एक। अगर कंडक्टर और इंसुलेटर में कंडक्टर है तो थिक है कि थिन? अगर केवल कंडक्टर दिया है तो क्या बोलोगे? थिक कि थिन? थिक मान। अगर कुछ नहीं बोला है, इधर
तुम पहले तो नहीं सोती थी, अभी 3-4 दिन से, 1 हफ्ते से तुम सोती रहती हो, ऐसा लग रहा है। बोलो, कुछ बोला करो। चलो ठीक है, सुनो, घर पे ज्यादा मेहनत करी हो क्या? फिर मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, लेकिन तुम्हें नहीं आनी चाहिए, मुझे तो आ जाती है। मुझे क्या, कौन सा एग्जाम देना है? ठीक है, ओके, सुनो, फिर से सुनो। मैंने कहा प्लेट आते ही कंडक्टर की इंसुलेटर, 2 पॉइंट, कंडक्टर प्लेट में थिक की थिन, इंसुलेटर में थिक या थिन, ऐसा। कंडक्टर में थिक मतलब 2 सरफेसेस और थिन मतलब एक सरफेस। इंसुलेटर में थिक मतलब एक ही सरफेस, इंसुलेटर में थिन मतलब एक ही सरफेस। तो एक ही सरफेस, एक ही सरफेस, एक ही सरफेस, ये तीनों एक जैसे हो गए, एक ही बच गया 2 सरफेस। अगर ये तुम्हें दिखता है, मुझे नहीं पता, जब मैं पढ़ाता हूं तो तुम जानते हो इसको बहुत हाईलाइट करता हूं। अब क्रैश है तो कैसे हाईलाइट करो, जितना बोल दिया वही इंपॉर्टेंट है ना। तो बस तुम इस चीज को याद रखो जो मैंने अभी बोला है। इसके बाद के रिजल्ट उतने जरूरी नहीं है, उसके बाद के रिजल्ट मुझे विश्वास है कि तुम्हें याद होगा, वो निकलता नहीं है, क्योंकि जब ये चीजें नहीं आती है तो कंफ्यूजन रहता है। तो तुम्हें प्लेट आते ही कंडक्टर थिक या थिन, इंसुलेटर थिक या थिन। मैंने क्यों कंडक्टर और क्यों थिक पहले लिखा, क्योंकि वो अलग है और बाकी तीनों एक तरफ है, तो इसलिए मैंने बाकी तीन को एक साथ लिखा। ये तीनों मिलके सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, जबकि वो 2 है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। खत्म, हो गया, दिख गया, आगे से काम खत्म। इसमें क्या कंफ्यूजन, कुछ हो ही नहीं सकता है अगर तुमने सही में विजुअली देखा उसको। तो थिक कंडक्टर मतलब 2, थिन कंडक्टर मतलब 1। इंसुलेटर में पूरा वॉल्यूम में रहता है तो एक ही मानते हैं, थिन हो चाहे थिक। तो एक सरफेस, लेकिन 2 सरफेस। तो 2 सरफेस में इधर भी सिग्मा, इधर भी सिग्मा। अब इसमें वो भी जानता है कि तुम इतना पढ़ के आओ, तो वो क्या कहता है ना, अब देखो क्या करेगा, बोलेगा एक थिक सरफेस को, कंडक्टर को क्यों चार्ज दिया गया और एक थिन को क्यों चार्ज दिया गया। पक्का तो बेवकूफ बना दिया, अभी बनाएगा, देखे तो बनते हो कि नहीं तुम लोग। एक थिक कंडक्टर को क्यों चार्ज दिया तो इलेक्ट्रिकली ई है, एक थिन को क्यों चार्ज दिया तो इलेक्ट्रिकली ई है। बताओ, ये E1 है, ये E2 है, दोनों बराबर होंगे, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, क्या आंसर है? बराबर होंगे। फिर से सुनो, क्वेश्चन पहले समझ में आया क्या? एक थिक है, थिक कंडक्टर को क्यों चार्ज दिया गया, लार्ज थिक कंडक्टर को क्यों चार्ज दिया, एक थिन कंडक्टर को भी क्यों चार्ज दिया। समझ गए? दोनों के से कुछ दूरी पे हम इलेक्ट्रिकल देख रहे हैं। थिक वाले कारण क्यों चार्ज दिया, थिक वाला E1 है और क्यों चार्ज दिया थिन वाला E2 है। तो E1 और E2 में क्या रिलेशन है? बढ़, क्योंकि देखो वही चार्ज 2 तरफ बटा है तो दोनों का जुड़ेगा, और वही चार्ज एक तरफ है एक ही तरफ बटेगा, एक ही से हो जाएगा। समझे? वो देखो, वो जानता है कि कोई दिमाग लगाएगा तो ये करेगा, और जब दिमाग लगाए तो ये करेगा, तो उसमें फिर वो दिमाग लगा देता है। चलो आप देखें तो कितना दिमाग लगा। तो ये टेस्ट उसका है भाई, वो टेस्ट यही तो करेंगे ना कि तुम दिमाग कितना लगा सकते हो। रट के नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि कोई रट के बैठ जाए। अब कोई बहुत सारे बच्चे रट के भाई इसको रटे रहेंगे तो थोड़ा तो चेंज करेगा ना, जिससे कि तुम्हारा रट्टाफिकेशन वाले लोग बाहर हो जाए। तो नहीं चाहता कि पक्का क्लियर एकदम? ओके 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 ओके, ठीक है। तो ये प्लेट हो गया, प्लेट सारा थिन थिक सब हो गया, ठीक ना। इसमें ये तीनों का क्या हो जाएगा, सेम। ये तीनों एक तरफ मैंने जानबूझ के लिखा कि एक जगह लिख दो, क्या सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन या Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, यही तो इलेक्ट्रिकल होगा, सही है। और ये ठीक क्या होगा बच्चों, 2 सरफेस होगा, तो 2 सरफेस होगा, इधर भी सिग्मा और इधर भी सिग्मा। इधर है ना, ये तब है जब दोनों अलग अलग सिग्मा हो। एक चार्ज देगा तो मैं समझता हूँ सबको समझ में आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन या 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा अपॉन। कोई प्रॉब्लम? चलो डिस्क की बात करेंगे तो तुम्हारे कोर्स में शायद ना हो, लेकिन रटने में क्या जाता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जानते ही हो। बट मैं कौन सी, ये कौन सी कौन है, डिस्क सेंटर से कुछ दूरी पे जिस जहां पे रेक्टिफाई निकालना है वहां पे हाफ एंगल कितना सबटेंड करता है, थीटा, हाफ एंगल। तो ये आंसर है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन सब जानते हैं और ये हो गया, है ना। बोलो बच्चों, अब बताओ अगर
अगर ये प्लेट इनफाइनाइट हो जाए तो थीटा कितना हो जाएगा 90 और cos 90 कितना होता है तो ये सिंपल प्लेट हो जाएगा हो गया सिंपल बटन। तो कभी कोई कंफ्यूजन है तो ये चेक कर लेना कि ऐसा करके आंसर आना चाहिए जो हमें पता है। ठीक, ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बच्चों? स्फीयर। अगेन हम स्फीयर के बारे में पढ़ते हैं, सिलेंडर भी लिखवा दूंगा लेकिन ये याद पढ़ते हैं। अब इसमें हॉलो या सॉलिड, फिर भाई सेम सेम। तो सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा हूं, नहीं सॉरी स्फीयर की बात कर रहा हूं। तो एक होता है सॉलिड, एक होता है हॉलो, बल्कि ज्यादा अच्छा होगा कंडक्टर और हाँ इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर। अब कंडक्टर में थिक हो या थिन, इंसुलेटर में थिन, ये एक तरफ आ गया, और इंसुलेटर में थिक मतलब सॉलिड, सॉलिड थिक नहीं सॉलिड, सॉलिड पक्का। ये सब एक साइड हो गया। तो इसका मतलब है कि केवल एक अलग मैंने कर दिया, कौन सा? इंसुलेटर सॉलिड अलग, बाकी तीनों एक जैसा। तो बाकी तीनों एक जैसे में अंदर चार्ज नहीं होता है। कंडक्टर तो वैसे भी चार्ज सर्फेस से भाग जाएगा, और इंसुलेटर तो हॉलो है तो चार्ज कहां दोगे? हवा में थोड़ी चार्ज रहता है। चार्ज तो किस पे रहता है? किसी मेटेरियल पे रहता है पक्का। हवा में रहता है मतलब अंदर कुछ नहीं है, जब हवा नहीं मान रहे ना हम लोग तो ये तीनों में अंदर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जीरो, और केवल बाहर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। किसकी तरह? k3/r²। यानी ये तीनों में अंदर जीरो, बाहर k3/r², दैट इज पॉइंट चार्ज। जबकि इसमें हाँ बाहर तो k3/r², लेकिन अंदर ρr/3ε0। ये पूरा एक ही इक्वेशन पूरे ग्रेविटेशन को खत्म करता है। तो इसको तो रेडी डालो, ρr/3ε0। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशन पूरा चैप्टर इसी पे है। तो ρr/3ε0 डालो, ρr/3ε0 पक्का ना। इसको जब ग्रेविटेशन में यूज करोगे तो रो जो यूज करोगे वो मास पॉइंट ऑफ वॉल्यूम को करोगे। के को रिप्लेस, के मतलब 1/4πε0 को रिप्लेस कर दोगे जी से, और बाकी सब तो जैसा वैसा रहेगा, याद रहेगा। चार्ज को रिप्लेस कर दोगे मास, हो गया ना बच्चों। तो ये तो बताओ इसमें क्या होगा? कंडक्टिंग में, हॉलो कंडक्टिंग में अंदर जीरो है ना, और बाहर k3/r²। ये भी वही रहेगा और ये भी वही रहेगा, लेकिन इसमें अंदर क्या होगा? सिग्मा सॉरी रो अपॉन और यहाँ पे क्या बचेगा? k3/r²। और क्यों निकाल लेना जो भी, क्योंकि रो दिया रहेगा, क्यों निकालना पड़ेगा, उतना टाइम लगेगा। समझ गए बच्चों? हो गया, सबको आता है ये चीज। सुपरपोजिशन कहता है कि अगर एक चार्ज के साथ साथ दूसरा चार्ज रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी दोनों का वेक्टर सम। 10 चार्ज रखो तो सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सम पक्का। इसका मतलब सुपरपोजिशन कहता है, सबसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ना ध्यान से। सुपरपोजिशन कहता है ऐसे क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको ज्यादा तैयार रखना है। सब पे चार्ज हमने रख दिया क्यों, और सेंटर पे सब पे चार्ज क्यों रख दिया? तो सेंटर पे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। क्यों? ये इधर तो ये इधर, ये इधर तो ये इधर, ये इधर, तो नेगेटिव चार्ज सेंटर पे क्या होगी? जीरो। अच्छा ठीक, अभी भी एक बच्चे ने गलत किया था, मुझे लगता है तुम भी गलत करोगे। ये पेंटागन है, अब क्या लगता है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? पक्का? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे दिमाग में कि ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल, एक दूसरे को कैंसिल, एक दूसरे को, और वहां पे तो कैंसिल कर देंगे, वहां पे भी जीरो होगा। यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ऐसा। या सबका रिजल्टेंट एक दूसरे को कैंसिल करेगा, याद रहेगा। तो डायरेक्टली कैंसिल करे या ना करे फर्क नहीं पड़ता, सिमेट्रिक है तो कैंसिल होगा, याद रहेगा। तो ये कई बार बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि पेंटागन है तो कहीं ऐसा तो नहीं कैंसिल कर नहीं कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, वहां पे भी कर रहा है, सिमेट्रिक है तो कट कर जाएगा, सिंगल चार्ज है तो। क्लियर है बच्चों? अच्छा तो अब बताओ, अगर यहाँ पे एक चार्ज मैंने नेगेटिव क्यों रख दिया, -q, चलो बताओ, बाकी तो प्लस क्यों? तो क्वेश्चन में क्या चेंज कर दिया? क्वेश्चन में क्या चेंज कर दिया? एक चार्ज को मैंने, ठीक है, एक चार्ज को मैंने यहां पे -q कर दिया और बाकी सब q ही रखा। अब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बताएगा? ठीक है, एक +q जोड़ दो, एक -q जोड़ दो, कोई फर्क पड़ा क्या? अब ये +q इसके साथ मिलकर क्या हो गया? जीरो। यहाँ पे क्या बच गया?
2 माइनस क्यू, तो 2 माइनस क्यू कितना लगाएंगे 2k क्यू है कि नहीं। तो इस तरह से तुम उसको सिमेट्रिक पहले बना दोगे। क्या बना दोगे? सिमेट्रिक। याद रहेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर हो जाएगा 2k अपॉन, कर लोगे ना बच्चों? अच्छा, ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन, ये पेंटागन में भी सेम रहेगा। पेंटागन में मान लो यहाँ पे अगेन 1 2 3 4 5 सेट, तो यहाँ पे क्यू रखा, यहाँ पे क्यू रखा, यहाँ पे भी क्यू रखा, यहाँ पे क्यू रखा, यहाँ पे माइनस क्यू रख दिया, या यहाँ पे हटा दिया। पहला माइनस क्यू हो चुका है तो इसको हटा देते हैं। तो बताओ ये हटा दिया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यहाँ पे चार्ज कितना दिया? 0। तो फिर करो, एक प्लस क्यू रख दो और एक माइनस क्यू रख दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? लेकिन ये दोनों में ये सब मिलके क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे कि नहीं? और वो बच जाएगा। तो दोनों के बीच की दूरी बस पता रहे, क्योंकि ये दूरी नहीं होगी अब ना, तो कुछ अलग हो गया, डैश होगी, वो नहीं आएगा क्वेश्चन, लेकिन आएगा तो तुम समझ गए। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी एट सेंटर? k q अपॉन l डैश स्क्वायर, किधर की तरफ? नेगेटिव चार्ज है, तो तुम समझ रहे हो। तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन सुपर पोजिशन वाले। बोलो बच्चों, एक क्वेश्चन और है बहुत फेमस ये वाला। एक बहुत छोटा सा यहाँ पे एक पार्ट ले लिया, बहुत छोटा सा, तो वो एक सिंपल प्लेट की तरह काम करेगा। किस तरह काम करेगा? और प्लेट के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। इसी तरह होगी। अब ये पूरा चार्जेस कितनी है? सिग्मा। रेडियस कितना है? r। मैंने यहां से ये रिमूव कर दिया, ये वाला पार्ट क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। ये लो, ये रिमूव कर दिया, रिमूव। तो उसके जस्ट अंदर यहां पे और जस्ट बाहर यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। कौन बताएगा? 1 पे चाहिए और 2 पे चाहिए। कौन बताएगा? चलो, अगर ये रहता तो सब मिलके क्या हो जाता? 0। हलो है ना, तो अंदर क्या हो जाता? 0। अब नहीं है, तो जरा देखना, इसका मतलब कि ये 1 है, 1 के कार्ड देख रहे हैं, और ये रिमेनिंग के कार्ड देख रहे हैं, रिमेनिंग के कार्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग मस्ट बी इक्वल टू 0। वेक्टर सम ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग विल बी इक्वल टू माइनस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 कौन है? छोटा सा प्लेट है वो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बस किधर होगी? बाहर। किधर होगी? क्योंकि प्लेट तो अंदर ले जाता ना। पक्का ना बच्चों? ये 1 पे हो गया, 1 के कारण। और 2 पे देखो तो 2 पे क्या होगा? नहीं, ये समझ में आ गया। ये वाली क्या बोल रहा हूं, 2 वाला क्वेश्चन है। ठीक, ये हो गया। अब 2 का मतलब क्या बोलना चाहता हूं वो देखो। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों। एक और क्वेश्चन देखो सुपरपोजिशन का, ये। अब इसके बाहर 2 ले लिया मैंने, ये 2 यहां चाहिए, जस्ट बाहर। तो बच्चों अब इसको हटाए तो है नहीं हटाया ना। तो अब इसके कारण भी है और उसके कारण भी है। तो इसके कारण कितना था वहां पे, और जो पार्ट है उसके कारण कितना है? टोटल कितना हो गया? सिग्मा कितना होता है ना, और Q अपॉन, हाँ Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यही ना 4 पाई, और Q अपॉन एरिया ना। देखो ये हो गया। ये कौन है बच्चों? ये तो फेमस है, हाँ समझो, हो गया ना फेमस। इसका मतलब बाहर जो है वो दिख रहा है, क्या होगा? तो के बाय आंसर होता है, पॉइंट मास की तरह प्रूफ भी हो गया और वहां से चेक भी हो गया। समझा पाया क्या बच्चों? सुपरपोजिशन हो जाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन सुपरपोजिशन का कौन सा आता है, खत्म करते हैं। ये सॉलिड स्फीयर है, क्या है? सॉलिड स्फीयर होता है ना, उसमें से एक और सॉलिड स्फीयर काट के निकाल दिया, रिमूव्ड। मैंने
अभी सेंटर मास पढ़ाया था, उसमें तुम्हें बताया था कि रिमूव करने के लिए उतना ही नेगेटिव रख देते हैं ना, तो जितना है उसमें बस उसको पूरा रहने दो, बस इतना नेगेटिव चार्ज रख दो। तो कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कहीं पे भी, तो इस पूरे करंट वहां पे निकाल दो, और ये जो पार्ट है केवल वो नेगेटिव करंट वहां पे निकाल के दोनों को जोड़ दो। माइनस है तो माइनस हो जाएगा ना, बोलो बच्चों। तो ये डिस्टेंस मान लो ये पी पॉइंट है और ये ओ है, और ये कौन है, ओ डैश। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे का, ये सोचो मत कि वो कटा हुआ है, पूरे को देखो। तो पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वो ई एट पी, बोलो पहले पूरे काट देखो, के नहीं रो, रो आर अपॉन रो, आर क्या है, ओपी वेक्टर अपॉन और उसमें से ये काट के निकालना है, तो उसकी इलेक्ट्रिक काट के निकालने के ऊपर मैंने क्या बोला था, नेगेटिव चार्ज जोड़ दो। तो नेगेटिव रो जोड़ोगे ना, तो कितना आ जाएगा, रो ओ डैश पी अपॉन सी एप्सिलॉन नॉट है ना, तो रो अपॉन सी एप्सिलॉन नॉट कॉमन, ये क्या बचा, ओपी, और ये क्या है, ओ डैश पी का माइनस, तो क्या पी ओ डैश लिख दो उसको, बोलो ओ डैश पी को उल्टा लिखो तो क्या होगा, पी ओ डैश माइनस आ जाएगा ना बाहर, पक्का ना। ओ से पी जाओ, पी से ओ जाओ, तो ओ से, अरे ओ से कहां गए, पी, और पी से कहां गए, ओ डैश, तो कहां गए, ओ से ओ डैश। दूसरा रास्ता याद आया, दूसरा, हाँ तो क्या आ गया, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ओ ओ डैश। अब बताओ रो कांस्टेंट है कि वेरिएबल, 3 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है कि वेरिएबल, और ओ डैश क्या है, कांस्टेंट। ओ डैश क्या है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट और डायरेक्शन में ओ डैश के तरफ, ओ से ओ डैश की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ओ से ओ डैश की तरफ होगी, अरे होगी ना, बोलो बच्चों, ओ से ओ डैश की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, होगी कि नहीं, और क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो इसको कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कैसी होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यूनिफॉर्म। ध्यान से, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म होती है, एक सिलेंडर में से दूसरा एक सिलेंडर काट के निकाल दिया, करंट करेंगे सिलेंडर, तो बीच के पार्ट पे जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म होगी। और यूनिफॉर्म कैसे होगी, दोनों को मिलाने लाइन के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये दोनों एक जैसे हैं तो पढ़ने के लिए दोनों पढ़ लेना एक साथ। कोई दिक्कत है क्या बच्चों, हो गया सुपरपोजिशन खत्म। अब क्या पढ़ाना है, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम आपसे पढ़ाते हैं, कल ही है ना टेस्ट, तो गॉस थ्योरम पढ़ लेना तुम लोग, वो बच्चे वैसे भी नहीं आएंगे, पढ़ा दो क्या, अच्छा इसने नहीं पढ़ा है, बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर, कोई ज्यादा नहीं है, फ्लक्स ही है में है ना, फिर भी कल टेस्ट कैसे होगा, क्लास के बीच में है ना, ये तो संडे को था, पिछली बार तो दिक्कत नहीं हुई, कल क्लास हटा दिया, थर्सडे रहने देते क्लास रखेंगे, तो टेस्ट कैसे होगा, केमिस्ट्री रख लो तो फिर कल के पीछे चल रही है ना, टेस्ट में थोड़ा परफॉर्मेंस सही नहीं आएगा। अच्छा ये टेस्ट 2 से 5 करें, क्या करें, सही टाइम तो वही है प्रैक्टिस के लिए, या जैसा बोलो अभी रहने देते बाद में करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ दिन बाद करें, अभी यही रहने देते हैं। 11 से 1 क्या था, 2 था, 11 से 2 का मतलब शुरू में, और इसके बाद टेस्ट एक हफ्ते बाद ही है, तो फिर ये वाला 19 का टेस्ट है, 19 हाँ, तो कल तो 13 है, तो 7 है, कल 17 है, कल 16 है, कल 16 है। अभी तो पढ़ाने का मन नहीं करता मेरा, तो क्या करते हैं मैं बताता हूँ।